गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड की जो बोर्ड की एग्जाम है 10th एंड 12th स्टैंडर्ड की, वो अब शुरू होने वाली है। और लास्ट मोमेंट पर कई सारे स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं, तो वो जनरल कंफ्यूजन्स और अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो इसको सॉल्व करने के लिए ही हमने ये लाइव सेशन रखा हुआ है। खास हमने ये यूट्यूब लाइव इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो वन साइडेड होता है कि हम सिर्फ बोलते रहे, या आप ज्यादा से ज्यादा डाउट हो तो चैट में पूछ सको। अभी चैट में सारे के सारे डाउट्स प्रॉपरली क्लियरली आपको पूछना कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए ये सेशन लाइव इस तरह से रखा है कि आपको अगर डाउट है तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। आपका डाउट हमको सुनाई देगा, हम आपको आंसर करेंगे। आपका डाउट बाकी के सभी स्टूडेंट्स को भी सुनाई देगा, तो अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये डाउट है तो भी वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, हमारी जीएसईबी की बोर्ड की एग्जाम के लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा है, और इसमें अगर आपके कोई भी छोटे मोटे कंफ्यूजन्स भी है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन हुई है उससे आप एक और लेवल आगे बढ़ जाओगे। अभी ये लाइव सेशन हम लोग शुरू करें, इसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है उसको जरा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो ये लाइव लेक्चर की लिंक आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि 12th कॉमर्स में है या इवन 10th स्टैंडर्ड में है, अपने गुजराती मीडियम के फ्रेंड्स हो कि इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हो, सभी स्टूडेंट्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए। आपके 12th कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट के, क्योंकि आपका पहला पेपर अकाउंट का है, तो उसके लिए आपको जो कोई भी डाउट है उसको डाउट को प्रॉपरली अरेंज करके रखिए। देखो 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपको क्या करना है वो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि अपने दोस्तों को ये लाइव लेक्चर की लिंक भेज दीजिए जो कि आपको हमने भेजी हुई है। इसके साथ साथ आपके कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो वो डाउट को लिस्ट आउट करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने डाउट હતો પણ હવે સર પૂછતી વખતે હું ભૂલી ગયો કે મારે શું ડાઉટ હતો, એવું ના થાય। લિસ્ટ આઉટ કરી રાખો અને જેમ જેમ ડાઉટ સોલ્વ થતા જાય એમ એમ ટીક કરતા જશો। ધ્યાનથી બધા બહુ સ્ટુડન્ટ સાથે લાઈવમાં અટેન્ડ કરી રહ્યા છે, તો તમે જે डाउट પૂછો છો એ डाउट બની શકે કે તમારા પહેલા બીજા કોઈ વિદ્યાર્થીએ પૂછી લીધો, तो फिर आप क्या कर दोगे, वो डाउट को भी क्लियर कर दोगे। अगर दूसरे किसी फ्रेंड ने पूछ लिया और आपको क्लियर हो गया तो आपको भी अपना डाउट क्लियर समझना है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा टर्न आएगा तो मैं फिर से पूछूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बोर्ड की एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY TY BCom, कंपनी सेक्रेटरी, जिसके अंदर सभी लेवल का बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको प्रोवाइड होगा। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर किसी को कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो वो जरूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो आपका सेशन है वो पहले जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए रहेगा। तो अगर सब लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है जब मैं अलाउ करूं तो अनम्यूट करके आपको अपना डाउट पूछना है। क्लियर? ओके, चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का थम्स अप आ गया है। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को हॉल टिकट मिल गई है। हॉल टिकट के अंदर आप लोगों को अपना पूरा नाम चेक कर लेना है, आपका नंबर कौन से एग्जाम सेंटर पर आया है वो देख लेना है, और एग्जाम सेंटर से आपके घर का डिस्टेंस कितना है वो चेक कर लोगे। इसके साथ साथ आप लोग क्या चीजें रेडी रखोगे अपने साथ एग्जाम सेंटर में ले जाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एग्जाम की हॉल टिकट तो रहेगी ही। इसके साथ साथ अपना एक आईडी कार्ड लाइक आधार कार्ड आप अपने साथ रखोगे। आपकी जो भी स्टेशनरी की आइटम है, पेन, पेंसिल, स्केल, 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, कैलकुलेटर, कॉमर्शियल कैलकुलेटर रखना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं रखोगे, डिजिटल कैलकुलेटर नहीं रखोगे, कोई स्मार्ट डिजिटल डिवाइस लेके नहीं जाओगे। मोबाइल फोन में कैलकुलेटर करता हूं सर मैं, नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इतनी चीजों को साथ में लेके जाना है। पेन जो है वो नॉर्मल बॉल पेन यूज करना, इंक पेन यूज नहीं करनी है, ज्यादा हैवी पेन यूज नहीं करनी है। सस्ती, मजबूत, टिकाऊ, जिस पेन से आपने अभी तक पेपर की प्रैक्टिस की हुई है वही पेन आपको यूज करनी है। बड़ी स्केल आप अपने साथ रखोगे क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट में टेबल ड्रॉ करने में छोटी छोटी स्केल से आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो बड़ी ट्रांसपरेंट स्केल रखना। ठीक है, પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ સાથે રાખજો, લોખંડની સ્કેલ ચાલે પણ પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ રાખવાથી તમને લાઈન સ્ટ્રેટ છે કે નહીં એ વધારે જલ્દી આઈડિયા આવી જશે। ક્લિયર? સાથે તમારો બહુ સરસ કોન્ફિડન્સ, મા બાપના અને ટીચર્સના આશીર્વાદ એ તો તમારી સાથે રહેવાના જ છે। એના પછી હવે આમાં તમને કોઈ પણ સ્પેસિફિક ડાઉટ है તો પછી તમે અત્યારે પૂછી શકો છો। ચલો, એક્ઝામ સેન્ટરમાં કશું લઈ જવાની મેટરમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકો છો, બાકી થમ્સ અપ કરી દેશો। कोई कंफ्यूजन ना हो तो थम्स अप, कोई डाउट हो तो अनम्यूट કરીને પૂછી શકો છો।
चलो, पहली वस्तु क्लियर है। अभी हम लोग आगे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो बता देता हूं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग आंसर्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है, बट ये एग्जाम के अगले दिनों में आपको ये फिर से एक बार याद करवाने के लिए है। जैसा कि आपको पता है, न्यू आंसर, न्यू सेक्शन जो है वो न्यू पेज पर आप लोगों को लिखना है। न्यू सेक्शन, न्यू पेज, ये आपको पता ही है बट फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। इस चीज को खास ध्यान रखना। सेक्शन का नंबर जो आप देते हो वो बीच में बड़े अक्षरों में लिखोगे ऐसे, सेक्शन ए, और ऐसे उसको बॉक्स बना दो, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है, तो सेक्शन ए तो एमसीक्यू रहेंगे, तो आपकी जो मार्जिन है उसमें आप नंबरिंग कर दोगे तो चलेगा। एक एक लाइन ड्रॉप करके करना, ठीक है। 1 नंबर, एक लाइन ड्रॉप, 2 नंबर, एक लाइन ड्रॉप, 3 नंबर फॉर एमसीक्यू। उसके बाद वीएसक्यू से, मतलब सेक्शन बी से आप क्या करोगे, आंसर नंबर आपका 21 आ रहा है तो बीच में लिखोगे आंसर 21। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, यहां पर ये सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये आपका फॉर एग्जाम्पल पेज है, तो पेज में आपने यहां से सेक्शन बी शुरू किया बड़े अक्षरों में। उसके बाद आंसर नंबर 21 है तो बीच में लिखना, उसके ऊपर और नीचे से आंसर 21 जहां पर लिखा है उसके ऊपर और नीचे एक एक लाइन ड्रॉप करना और फिर अपना आंसर लिखना। अभी आपने यहां पर आंसर लिख दिया, ये 2 या 3 लाइन का होगा, ऑब्वियसली वीएसक्यू है तो आपकी 2 3 4 लाइन तक जाएगी। उसके बाद आंसर 22 है तो ये जहां पर आंसर आपका खत्म हुआ है उसके बाद कम से कम एक लाइन ड्रॉप करके फिर आंसर 22, और उसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉप करके फिर उसका आंसर लिखोगे। इसका रीजन ये है कि सब कुछ इतना कंजस्टेड ना हो कि पेपर चेकर को कंफ्यूजन हो जाए, पता ही ना चले कि कहां पर एक आंसर खत्म हुआ और कहां पर दूसरा आंसर शुरू हो गया। और ऐसा ना हो जाए कि पेपर चेकर जल्दी जल्दी में आपको 2 आंसर को एक ही समझ के एक ही मार्क अलॉट करे। इसके लिए मैंने एक स्पेशल सेशन बनाया हुआ है, सप्लीमेंट्री चेकिंग डार्क सीक्रेट ऑफ बोर्ड। ये भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि पेपर चेकिंग किस तरह से होता है बोर्ड में। और अगर ये सामने वालों के जो माइंडसेट है पेपर चेकर के उसको आप ध्यान नहीं रखोगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको होने वाला है, और ना आप देख पाओगे ना ही आप लड़ने के लिए जा सकते हो। स्कूल या क्लास के टेस्ट में तो अभी तक ऐसा हो सकता था कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप टीचर को पूछते थे, नहीं सर मारो 1 मार्क વધે જ છે, અહીંયા 3 मार्क વધે જ છે। बोर्ड में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें पहले से ध्यान रखना है कि पेपर चेकर क्या देखना चाहता है और वही चीज हमें दिखानी है। आपने 300 दिन, पिछले 300 दिनों में जो मेहनत की है वो आपको 3 घंटे के अंदर प्रेजेंट करनी है, और वो भी पेपर चेकर उसको 3 मिनट में चेक करके आपके ऊपर थप्पा लगाने वाला है कि तुम होशियार हो, 90 प्लस वाले हो, 70 वाले हो, 60 वाले हो या फेल हो। तो आपके 300 डेज की एफर्ट्स 3 घंटे में दिखानी है और 3 मिनट में मार्क लेने हैं। तो यहां पर ये 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग जो सामने वाले को देखना है उस तरह से चीजों को प्रेजेंट करोगे, ताकि अगर आपकी थोड़ी प्रिपरेशन इधर उधर भी हो गई हो बट सामने वाले को जो देखना है वो आपने दिखा दिया तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ये राइटिंग के लिए ध्यान रखना है। जब आंसर्स लिखते हो तो ब्लू कलर की बॉल पेन का इस्तेमाल करोगे, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करोगे टेबल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ब्लू कलर की बॉल पेन आंसर्स लिखने के लिए, और दूसरे कोई कलर की पेन यूज नहीं करनी है, नॉट इवन ब्लैक पेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिंगल पेन, सिंगल कलर की पेन से ही लिखना है। पेंसिल स्केल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरलाइन करनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड के नीचे, तो पेंसिल या ब्लू पेन से ही करोगे, ठीक है। कोई और कलर की पेन से आपको ये चीज नहीं करनी है। चलो ये जनरल चीजें खत्म समझ में आई। जैसे ही एक सेक्शन खत्म होता है, भले आधा पेज ही यूटिलाइज हुआ हो, नया सेक्शन नए पेज पर ही शुरू करोगे। सारे के सारे आंसर्स जो है उसको आप लोग ध्यान से लिखोगे। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो उसके लिए जगह ड्रॉप कर दोगे। ऐसा नहीं कि सेक्शन डी हमने लिखा, उसमें 2 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन नहीं आता था या 2 क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैंने जगह ड्रॉप ही नहीं की, मैंने सेक्शन ई शुरू कर दिया और लास्ट में मुझे सेक्शन डी का आंसर याद आया तो मैंने फिर से ऊपर सेक्शन डी का टाइटल लिख दिया और आंसर लिखे, नहीं मार्क्स मिलेंगे। एक सेक्शन के सारे आंसर्स अपने को एक साथ ही रखने हैं। अगर आपको ऐसा है कि मैंने
एग्जाम्पल या आंसर लिखा है बट गलत हो सकता है, शायद मुझे लास्ट में करेक्शन करने की जरूरत पड़े, तो जगह ड्रॉप कर दो। ऐसा है कि मैंने अभी आंसर ही नहीं लिखा है, मुझे नहीं आता है, तो भी जगह ड्रॉप कर दो, एक पेज एक्स्ट्रा स्किप कर दोगे बोर्ड में तो चलेगा। बट ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल के एक सेक्शन के एक दो क्वेश्चन यहां पर आगे लिखे और एक दो क्वेश्चन बाद में लास्ट में बाकी सारे सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद करते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, इंटरनली आप क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे करते हो तो चलेगा, ठीक है। हालांकि मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन तो यही रहेगा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पेपर को उसी सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए। सेक्शन ए को ही पहले रखो, सेक्शन बी को ही पहले, उसके बाद फिर सी डी ई, इसी तरह से लिखो। सेक्शन को भी ऊपर नीचे ना करो। हालांकि ऊपर नीचे सेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है, एक सेक्शन पूरा एक साथ लिखना है, उसके अंदर के आंसर्स को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले मुझे सेक्शन सी के अंदर ऐसा है कि 33 नंबर का आंसर आता है, फिर 31 में लिख रहा हूं, चलेगा। सेक्शन सी के सारे आंसर्स एक साथ चाहिए, तोड़ नहीं सकते आप सेक्शन को। पर मेरा सजेशन ये रहेगा सीक्वेंस में रखो, क्योंकि पेपर चेकर के पास जो सॉल्यूशन होगा वो तो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की ही सीक्वेंस में होगा। अभी अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स आगे पीछे कर रहे हो, सेक्शन आगे पीछे कर रहे हो, इसका मतलब आप बोर्ड के पेपर चेकर को थोड़ी तकलीफ दे रहे हो कि भाई मेरी सप्लीमेंट्री में तुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहा कौन सा सेक्शन लिखा है, कौन से सीक्वेंस में आंसर्स लिखे हैं, तो आप पेपर चेकर को तकलीफ दे रहे हो। अब वो तकलीफ आपके मार्क्स में कन्वर्ट ना हो जाए, ये हमें नहीं पता है। इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि उसी सीक्वेंस में लिखो। और वैसे भी आप जैसे ही पेपर लिखने जाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका हाथ लिखने के लिए रेडी होगा। तो सेक्शन ए में पहले आपको एक एक वर्ड के आंसर लिखने होते हैं, फिर सेक्शन बी में एक एक सेंटेंस में आंसर, फिर सेक्शन सी में थोड़े बड़े आंसर्स। मतलब आपका हाथ धीरे धीरे वार्म अप हो रहा है बड़े आंसर्स लिखने के लिए। अगर आप सेक्शन ई एफ ये पहले लिखते हो तो बहुत स्लोली आपका हाथ चलेगा, और अगर कुछ स्किप हो जाता है, छूट जाता है पेपर, तो लास्ट में एमसीक्यू वीएसक्यू छूट जाएंगे, जो कि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। एम आई क्लियर? चलो, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। समझ में आया हो तो थम्स अप, अगर कोई कंफ्यूजन है यहां पर तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। चलिए, अच्छा है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓને બી કઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી શકો છો। હવે સેક્શન વાઇઝ આન્સર્સ કેવી રીતે લખવાના એ પણ જરા સમજાવી દઉં, જે મેં તમને આગળ પણ કીધું। સેક્શન એ છે તો એના આન્સર્સ કેવી રીતે લખશો, કારણ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એમાં મિસ્ટેક કરી દે છે। तो सेक्शन ए आपने ऊपर बड़े हैंडराइटिंग से ये टाइटल तो दे दिया। अभी सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू होता है, तो आप यहां पर लिखोगे आंसर 1 या सिर्फ 1 2 जो भी लिखते हो चलेगा। ऐसा लिख दिया है आंसर 2 आंसर 3 तो भी चलेगा। अब यहां पर आपको ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी, ये भी लिखना है और उस आंसर का नाम भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, जिसके अंदर आता है फॉर एग्जाम्पल 6% पर एनम। तो આવી રીતે બંને લખવાનું, એ બી સી કે ડી શું છે તે અને એનો આન્સર બંને લખવો પડશે। ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે તો એની અંદર આન્સર આવે છે એ, આન્સરનું નામ છે ગુડવિલ પાઘડી, ગુજરાતી મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટ છે તો પાઘડી। તો જે પણ આપ્યું હોય એ બંને લખવું પડશે, मतलब આ પણ લખવાનું છે અને આ આન્સરનું નામ પણ લખવાનું છે। બેમાંથી કોઈ એક જ વસ્તુ લખશો માર્ક્સ કટ થઈ શકે છે। આ અલગ હોય અને આ અલગ હોય, मतलब તમે અહીંયા લખ્યું છે એ પણ અહીંયા આન્સર સી માં જો ઓપ્શનમાં જે આપ્યું છે એ લખી દીધું તો પણ માર્ક્સ કટ થઈ જશે, બરાબર। એટલે એકદમ ધ્યાન રાખવાનું, તમને આની પ્રેક્ટિસ છે જ, ગભરાવાની સહેજ પણ જરૂરિયાત નથી, હું જસ્ટ તમને યાદ કરાવી રહ્યો છું, બરાબર। તો આ રીતે આન્સર્સ લખશો। સપોઝ એવું છે કે મને ફોર્થ આન્સર નથી આવડી રહ્યો તો એની માટે જગ્યા છોડી દેવાની, લાઈન છોડી દેવાની। પછી ફિફ્થ નંબરનો આન્સર સી છે ડી છે, જે પણ આન્સર હોય એ ઓપ્શન નંબર અને ઓપ્શનનું નામ આટલું લખી દેવાનું રહેશે સેક્શન સી એ માટે। એના પછી સેક્શન બી જે તમારી માટે વીએસક્યू હોય છે, तो सेक्शन बी के आंसर्स लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है, तो ऑब्वियस है कि सेक्शन बी में स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां कर देते हैं क्योंकि सेक्शन बी के वीएसक्यू प्रॉपर पढ़ते नहीं है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आंसर नंबर 21 है आपका, तो आप या साइड पर लिख रहे हो या मैंने जैसे सजेस्ट किया बीच में लिख रहे हो। ध्यान रखना कि उसके ऊपर और नीचे एक एक लाइन ड्रॉप कर दोगे और फिर अपना आंसर लिखोगे। आंसर टू दी पॉइंट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है,
तो आप क्या कर देते हैं, सिर्फ वो आंसर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सिर्फ आंसर में लिख देते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, या द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस। आप पूरा लिखना है, पी एंड एल नहीं लिखना है। एडजस्टमेंट अकाउंट बराबर, नफा नुकसान हवाला खाતું કે જે પણ નામ છે ગુજરાતીમાં એ નામ આખું લખવાનું રહેશે સેન્ટેન્સ ફોર્મમાં। અને જે મેઇન વર્ડ છે, જે મેઇન આન્સર છે એની નીચે તમે શક્ય હોય તો અંડરલાइन કરશો। जो आपकी रेगुलर पेन है उसी से कर दोगे, ठीक है। उसके लिए पेन नहीं चेंज करनी है, पेंसिल से अंडरलाइन करो, फिर पेन से लिखो, फिर पेंसिल से अंडरलाइन करो। इट विल टेक योर मोर टाइम। તમારો વધારે સમય બગાડી નાખશે। તો તમારી જે પેન છે એનાથી જ પણ અંડરલાइन કરી દેશો, એટલે પેપર ચેકર જે શોધી રહ્યો છે એ એને તરત મળી જાય। और वो अगर उसको तुरंत मिल गया तो आपको तुरंत मार्क्स भी फटाफट दे देगा। क्लियर। अगर कोई आंसर नहीं आता है, सपोज मुझे आंसर 21 लिखा, फिर 22 लिखा, फिर 23 का आंसर नहीं आ रहा है, तो भी उसके लिए 3-4 लाइन ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपको पता है कि VSQ है तो 3-4 लाइन से ज्यादा तो उसका आंसर होगा नहीं। तो 3-4 या 5 लाइन ड्रॉप करके फिर नीचे नेक्स्ट आंसर लिख दो और पेपर में टिक कर देना कि ये आपने छोड़ा हुआ है। तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क की साइन कर दो या स्टार कर दो या कोई भी एक निशानी बना दो जो आप आंसर स्किप कर रहे हो, छोड़ रहे हो उसके लिए, ताकि लास्ट में आपको ऐसा ना हो कि मैंने कुछ चीजें तो छोड़ी थी बट वो कौन सी चीजें छोड़ी थी वो मुझे ढूंढनी पड़ रही है। नहीं, आपने क्वेश्चन पेपर में ही टिक मार्किंग कर दिया है कि मुझे ये क्वेश्चंस जो है वो फिर से देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो मैंने स्किप की है या मुझे कंफ्यूजन है। 2-3 साइन बना के रखोगे, लाइक छोड़ दिए है तो क्वेश्चन मार्क, लिखा है बट कंफ्यूजन है, फिर से एक बार रिफर करने की जरूरत है लास्ट में, तो स्टार, ऐसी कोई भी साइन हर एक पेपर के लिए पहले से फिक्स रखना, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो क्वेश्चन स्किप किए हो या कंफ्यूजन हो लास्ट में फिर से देख सको। क्लियर। अभी हम लोग बात करते हैं, यस यहां पर किसी ने अनम्यूट किया है, डाउट है, बोलिए। सॉरी, पर सेक्शन कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। चलिए ये भी मैं आपको बता दूं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये चीज अलग अलग होती है। अकाउंट के अंदर मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में ही आपको ये चीज बताई हुई थी, जब बोर्ड की न्यू पेपर स्टाइल आई तभी भी मैंने आपको बताया हुआ था। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छा डाउट पूछा है मनन ने। मनन इंग्लिश मीडियम के गुजराती मीडियम અને ક્યાંથી છો? इंग्लिश मीडियम, ओके। રાજકોટ છે मनन, રાજકોટથી છે, इंग्लिश मीडियमનો સ્ટુડન્ટ છે। એમણે એવું પૂછ્યું છે કે સેક્શન વાઇઝ કેટલો ટાઈમ એલોટ કરવો જોઈએ। अभी ध्यान से समझ लो, आपको पहले सेक्शन में, अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है और हमारे हर एक सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे एग्जाम से पहले जो कि आपको गाइड करेंगे कि क्या चीजें ध्यान रखनी है। अभी सेक्शन A B C D E F ये हमारे अकाउंट सब्जेक्ट की बात हो रही है। अभी आपको सेक्शन A में 20 MCQs है और यहां पर आपको 10 से 15 मिनट का टाइम, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बट 15 मिनट का टाइम आपका आराम से हो जाएगा। अब इसमें भी आप टाइम कैसे बचा सकते हो, सप्लीमेंट्री तो आपको मिल जाएगी। आपको पता ही है कि पहला सेक्शन एमसीक्यू का ही है, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही आप सेक्शन ए लिख के रेडी रखो, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ऐसे 20 नंबर्स दे के रेडी रखो, ताकि उतना टाइम आपका बच जाए। अगर आप ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो तो 15 मिनट में आपका काम आराम से अच्छे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको 10 VSQ आएंगे, तो ये 10 VSQ यानी कि एक लाइन के आंसर्स लिखने हैं, तो उसके लिए 15 मिनट सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड कि आपको सब कुछ अच्छे से आता है। अगर ऐसा कुछ है किसी स्टूडेंट को कि मुझे नहीं याद आता है, मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे आगे पीछे कुछ एडजस्टमेंट सेटिंग करना है, तो दिक्कत होगी। अदरवाइज 15 मिनट मैक्सिमम टाइम सफिशिएंट है, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट ये मैं ज्यादा टाइम लिख रहा हूं, जनरली ये भी आपका 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ये भी आपका 12 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। सेक्शन सी एंड डी, जिसमें आपको यहां पर 3 मार्क के सम आएंगे और यहां पर 4 मार्क के सम आएंगे, और जो काफी इजी है, आप पहले से क्लियर भी हो, क्योंकि अभी तो जनरल ऑप्शन है, तो आपको पता ही है कि आप कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। सेक्शन सी के अंदर आपको पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 आने वाला है, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 आने वाला है, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर,
उसमें से एग्जाम्पल आने वाला है। अभी आप अपने माइंड से पहले से ही रेडी करके बैठे हो कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चैप्टर 1 है, चैप्टर 4 जो गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ये तो आप फिक्स ही रखोगे। फिर चैप्टर नंबर 7 या पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2, आपने किस चीज के लिए अपने माइंड को रेडी रखा है। हालांकि पढ़ना सब कुछ चाहिए, बट पहले से माइंड इस चीज के लिए क्लियर होना चाहिए। तो 3 मार्क के क्वेश्चन, और यहां पर सेक्शन डी में आपको पता है कि गुडविल वाला 2 सम आने वाला है, जो कि आपका फेवरेट रहने वाला है। तो यहां पर आपका टाइम ये जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4, 5, 6, इसमें से सेक्शन डी आने वाला है। और आपको पता है, आप मेंटली रेडी हो कि शायद आप पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 ही पहले प्रायोरिटी में लेने वाले हो, क्योंकि वो इजी है। फिर चैप्टर 5 और 6 है। 4 नंबर वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ફાઇનાન્શિયલ પત્રકો, નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ ગુજરાતીમાં નામ છે। એના પછીના 2 ચેપ્ટર છે जो रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला है। अगर वो आप नहीं करने वाले तो आपको पता है कि गुडविल वाला चैप्टर मुझे कितने अच्छे से आता है। तो यहां पर ये दोनों चैप्टर का, यानी कि दोनों सेक्शन सी एंड डी मिला के 30 to 35 मिनट्स होने चाहिए। 30 से 35 मिनट में सेक्शन सी एंड डी कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि अभी तक आपने इतने पेपर्स लिखे तो आपको पता ही होगा कि आपका कितना टाइम जा रहा है। सेक्शन ई एंड एफ जो कि बड़े हैं, और स्पेशली सेक्शन ई में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अंदर भी आपको 5 में से 3 एग्जाम्पल करने हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, भागीदारનો प्रवेश, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड पार्ट 2 का चैप्टर 1 एंड पार्ट 2 का चैप्टर 1, यहां पर ये आपको आएगा। यहां पर एडमिशन में से भी 2 आने वाले हैं। तो आप पहले से ही फिक्स हो कि 5 में से कौन से 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं। यहां पर आपको 50 to 60 मिनट में मैक्स ये आराम से हो जाएगा। 20 मिनट एक एग्जाम्पल के लिए आप देते हो, तो 60 मिनट में आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनल सेक्शन एफ, जिसमें जो पार्टनरशिप है उसके फाइनल अकाउंट एंड कंपनी के फाइनल अकाउंट। हाँ, इसमें मैं आपको सीक्वेंस ऊपर नीचे करने के लिए जरूर सजेस्ट करूंगा, हालांकि मैं आपको आगे बताने ही वाला था। अभी सारे सेक्शंस की बात कर देते हैं। सेक्शन एफ में पहले पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट है और उसके बाद कंपनी के फाइनल अकाउंट है। आपको पता है कि कंपनी के फाइनल अकाउंट ज्यादा इजी है। ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો કમ્પેરેટિવલી થોડા ડિફિકલ્ટ છે, તો આની માટે પણ તમને એલોટ કરવાની છે 50 to 60 મિનિટ। પણ પહેલા કંપની ફાઇનલ અકાઉન્ટ લઈ લેશો, क्योंकि वो कम टाइम में खत्म हो जाएगा, 15 मिनट के आसपास में ही ये तो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में पार्टनरशिप ले लोगे। ठीक है, भागीदारीना वार्षिक हिसाबो छेल्ले राखशो। बस छेल्लो क्रम આપણે ઉપર નીચે કરવાનો છે। તો તમે જોશો તો તમારું આ ABCD એવરેજ 1 અવરની અંદર પૂરું થવું જોઈએ। 5-10 મિનિટ તમારી સ્પીડ અને એક્ઝામ્પલમાં તમને કેટલી ગ્રીપ છે કે ક્વેશ્ચન્સ કેટલા આવડે છે એના ઉપર 5-7 મિનિટ આગળ પાછળ ચાલે। આની માટે 1 અવર અને સેક્શન એફ માટે 1 અવર આપવાનો છે। टोटल आपको 3 hours 15 मिनट्स मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, मनन क्लियर? अथवा बीजा कोई स्टूडेंट ने कई कंफ्यूजन हजू आ मैटर में? सेक्शन ABCD 1 घंटे में, सेक्शन ई 1 घंटे में, सेक्शन एफ 1 घंटे में, ये एक एवरेज टेंटेटिव टाइम होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर सेक्शन, हाँ, जो सेक्शन सी डी ई एफ की मैंने बात तो कर दी, बट सेक्शन सी और डी में आप क्या ध्यान रखोगे, जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बहुत बार कहा है, स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन करोगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन डी में आप गुडविल का एग्जाम्पल कर रहे हो, पाघડીનો દાખલો કરી રહ્યા છો અને ભારી સરેરાશ નફાની પદ્ધતિથી પાઘડી શોધવાની છે, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड अधिक नफानी पद्धति थी। तो स्टेप नंबर 1 ये क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको वेटेड प्रॉफिट ढूंढना है, फिर एवरेज वेटेड प्रॉफिट ढूंढना है, फिर गुडविल की वैल्यू ढूंढनी है। तो स्टेप वाइज करोगे, क्योंकि एग्जामिनर का जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेप टू स्टेप होता है और स्टेप वाइज कैसे मार्क्स देने ये अलॉट किया हुआ है। इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है कि बोर्ड का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है और उसमें मार्क्स कैसे अलॉट किए जाते हैं। हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन अकाउंट, वो वाला वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने ये चीजें समझाई हुई है। तो ध्यान ये रखना है कि सेक्शन सी एंड डी में आप स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन करोगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये दिखना चाहिए पेपर चेकर को। एक्सेप्ट 1-2 मेथड ऐसी है सभी चैप्टर्स में से मिला के कि जिसमें स्टेप्स नहीं हो सकते, लाइक टेबल बना के डायरेक्टली उसके अंदर सॉल्यूशन करना है। लाइक चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ભાગીદારીનો વિષય પ્રવેશ, એની અંદર અમુક 2-3 એવી પદ્ધતિઓ છે ટૂંકા દાખલાની કે જેમાં સીધું તમારે ટેબલ બનાવીને સોલ્યુશન કરવું પડે, સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ ન થાય।
तो उसमें स्टेप्स नहीं करोगे। और एक चीज, जैसे ही सारे स्टेप्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है उसको एक लाइन में आप लिखोगे, एक लाइन में आंसर लिखोगे। लाइक गुडविल ऑफ जय एंड अजय इज रुपीज फॉर एग्जाम्पल 3,80,000, एक लाइन में पूरा आंसर लिख दोगे फॉर सी एंड डी। ठीक है, कुछ मेथड ऐसी है जिसमें एक लाइन में आंसर लिखना नहीं पॉसिबल होता है, लाइक जिसमें जर्नल एंट्री पूछी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी ही है तो फिर नीचे एक लाइन में अलग से आंसर नहीं हो सकता, तो यहां पर ये कॉमन सेंस लगानी है। क्लियर? चलो, सेक्शन ई एफ ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी रखनी है, पहले से फिक्स रखना। लाइक सेक्शन ई है तो सेक्शन ई के अंदर आप लोग पहली प्रायोरिटी जो है वो एडमिशन को देने वाले हो या रिटायरमेंट को देने वाले हो या फिर आप शेयर कैपिटल को देने वाले हो। मैंने सजेस्ट किया है कि एडमिशन एंड शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें 4 एग्जांपल उसमें से मिल जाएंगे जिसमें से आपको 3 सॉल्व करना है, तो उसके लिए अपने माइंड को रेडी रखना है। जैसे ही पेपर आ जाता है ना, आपने जो चैप्टर पहले से प्रायोरिटी में रखे उसके एग्जांपल्स को देख लोगे कि क्या ये परफेक्ट है ना, मैं सॉल्व करने वाला हूं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर कुछ ऑफ बीट आ गया और मुझे दूसरे किसी चैप्टर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप पहले से ही जब पेपर आपको मिलता है, टाइम मिलेगा, तो उसी वक्त आप ये चीज क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका टाइम अननेसेसरी चीजों में वेस्ट ना हो। चलिए, ये सेक्शन ई और एफ की बात हो गई। पेपर एक बार आपका खत्म हो जाता है उसके बाद पहले तो जब भी आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते हो तो उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लिख देना कि ये मैंने मेन सप्लीमेंट्री के बाद पहली ली है, या पहली मेन सप्लीमेंट्री का नंबर, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 7, 10 कितनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ली है उसको पहले ही जैसे ही आपके हाथ में आता है नंबर लिख देना, ताकि लास्ट में जब आप स्टेपलिंग करते हो या रस्सी डोरी बांधते हो तो ऐसा ना हो कि सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। अगर आपको जो सप्लीमेंट्री मेन सप्लीमेंट्री जो मिल रही है, अगर ऐसा है कि उसका जो थ्रेड है, जो डोरी है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर से पेजेस निकल रहे, कुछ भी मतलब डिफेक्टिव है सप्लीमेंट्री, तो तुरंत आपके जो सुपरवाइजर है उसको बताओगे कि देखो ये सप्लीमेंट्री ठीक नहीं है, मुझे या तो नई सप्लीमेंट्री दे दो या इस सप्लीमेंट्री को मुझे थोड़ा ठीक करके दे दो। ठीक है, उसके अंदर से पेजेस निकल रहे हैं तो आपके आंसर्स लिखे हुए अगर खो गए तो दिक्कत हो सकती है। तो सप्लीमेंट्री आप पहले जब ले रहे हो तभी देख लोगे कि प्रॉपर उसको बांधा हुआ है ना, उसकी रस्सी ठीक है ना। और जब लास्ट में स्टेपलिंग कर रहे हो तो अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो स्टेपल करना और रस्सी भी बांध देना, दोरी भी बांध देना। હવે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ શું કરે છે, જ્યારે સ્ટેપલિંગ કરે છે ને ત્યારે આમ 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 સ્ટેપલિંગ કરી દેશે, सॉरी, ये यहां पर अब जब स्टेपलिंग कर रहे हो तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अंदर से स्टेपलिंग करते हैं। अब अंदर से स्टेपलिंग करने से दिक्कत क्या हो जाती है, अंदर के पेज में जब पेपर चेकर देख रहा है तो अंदर यहां पर क्या घुस गया वो उसको दिखेगा ही नहीं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो मेरा सजेशन वैसे ये रहता है कि ऊपर ही आपको सप्लीमेंट्री के लिए स्टेपलिंग कर देना चाहिए, 2-3 कर दोगे, ऐसा बहुत अंदर जाके भी नहीं करोगे और बहुत बॉर्डर पे भी नहीं करोगे कि निकल जाए। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए इसमें कि यहां पर 1, 2, 3 इस तरह से स्टेपलिंग कर देते हो ताकि आपकी सप्लीमेंट्री निकल ना जाए, और साथ में दोरी भी बांध देना। ऐसा नहीं कि मैंने तो स्टेपलिंग कर दिया है तो मुझे दोरी बांधने की जरूरत नहीं है, दोनों कर देना फॉर द सेफ्टी पर्पस। जब आप आंसर लिख रहे हो तो ये जो लेफ्ट साइड वाले जो पेजेस होते हैं उसमें यहां पर अंदर तक मत लिखना, क्योंकि अगर वो स्टेपलिंग के अंदर ढक गया तो जो पेपर चेकर है वो ऐसा खींच के देखेगा नहीं, और अगर वो खींच के देखने जाता है और अगर सप्लीमेंट्री अगर कोई मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, उसमें से पेजेस निकल जाते हैं तो आपको ही लॉस होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एक खास ध्यान रखना कि स्टेपलिंग प्रॉपर करना, नंबरिंग कर देना, ताकि जब लास्ट में स्टेपलिंग करो तो सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे हो गई हो या उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, स्मार्ट तरीके से टाइम अपने को बचाना है। क्लियर? चलिए, ये जब आप पेपर खत्म हो जाता है तो ये स्टेपलिंग एक बार प्रॉपर कर दोगे, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री जितनी भी लिखी है वो आपको मेंशन करनी होगी कि भाई एक मेन सप्लीमेंट्री प्लस 5 एक्स्ट्रा टोटल 6, वो आपको बताएंगे, वो सुपरवाइजर बताएंगे, तो आप लिख दोगे। आप एक बार ऊपर ऊपर से पूरा पेपर देख लोगे कि क्या सब कुछ लिखा है ना। जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि अगर कोई चीज नहीं आती है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क किया होगा या कोई टिक मार्किंग किया होगा, तो वो चेक कर लो कि चलो मैंने जो स्किप किया है अब मैं वहां पर आंसर लिख दूं। अगर नहीं आता है एग्जैक्ट आंसर तो उस चैप्टर के रिलेवेंट जो भी आंसर आता है वो लिख दो। स्पेसिफिकली ये चीज अप्लाई होती है थियोरी सब्जेक्ट में, इको, बीओ। अगर कुछ भी नहीं आता है वो चैप्टर, वो क्वेश्चन के स्पेसिफिक, तो उस चैप्टर के स्पेसिफिक जो आता है वो लिखना, छोड़ के मत आना। हाँ, ऐसा नहीं कि जानबूझ के गप्पे मारो या कुछ भी लिख के आओ, उस चैप्टर रिलेवेंट लिखना अगर नहीं आता है तो, और वो भी लास्ट में। हमें क्लियर? चलो,
यहां तक चीजें कंप्लीट। चलिए, और यहां तक की चीजें समझ में आई हो तो जरा थम्स अप कर दो, क्योंकि अभी हम लोग आपके डाउट अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए, अभी आप लोगों के जो भी डाउट है तो वो डाउट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आप चाहो तो अपने डाउट है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, जिनको भी डाउट है वो चैट में भी लिख सकते हो या अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि आप अनम्यूट करके ही पूछो। 2:30 વાગ્યા જો એક ઋષિ પ્રકાશે મેસેજ કર્યો છે, 2:30 વિદ્યાર્થીઓનો શાળામાં પ્રવેશ, 2:40 વર્ગખંડમાં પ્રવેશ, 3 થી 3:15 વાંચો, બરાબર છે, બધું જ પરફેક્ટ લખેલું છે, બહુ જ સરસ। અને આનો મેસેજ, આનો વિડીયો, આ બેલ જે છે એનો વિડીયો મેં યુટ્યુબ પર મૂકેલો છે, આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ હું તમને મૂકી દઈશ અને ગ્રુપમાં પણ શેર કરી આપીશ કે દરેક બેલનું શું ઇન્ડિકેશન હોય છે। આ બેલ વાગ્યો એનો મતલબ કે તમારે એન્ટ્રી લેવાની છે, તમને પેપર મળશે, વાંચવાનો ટાઈમ 1 કલાક પૂરો થશે એટલે એક બેલ વાગશે, 2 કલાક પૂરા થશે એટલે બેલ વાગશે, પછી પેપર પૂરું થવા આવશે એના 15 મિનિટ પહેલા બેલ વાગશે, ફાઇનલ બેલ, એ બધાનું ઇન્ડિકેશન મેં વિડીયો મૂકેલો છે, એ જોવાનો। યસ ડીપી અનમ્યુટ કરીને બોલો અથવા ચેટમાં લખો। હમ હમ ઓકે। હમ છેલ્લે શું કીધું? ફોરફિટ કરીએ છીએ ત્યારે? હમ ના, જો સાંભળી લો, ચાલો। કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે જેમને ફોર ફીચર શેર જપ્તીનો કોન્સેપ્ટનો ડાઉટ છે? બધાને જ ક્લિયર કરાવી દઈશ। પાર્ટ 2 ચેપ્ટર નંબર 1 અકાઉન્ટિંગ ફોર શેર કેપિટલ, તીર્થ પંડ્યાને પણ એક ડાઉટ છે, બધું જ આ ફોર ફીચરને રિલેટેડ ક્લિયર કરાવી દઉં છું। તો જેને ડાઉટ હોય એ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળી લે, જેને ડાઉટ ના હોય એમની માટે રિવિઝન થઈ જશે, ઠીક છે। અને હું ઇંગ્લિશ વર્ડ્સનો યુઝ કરીશ પણ એની સાથે સાથે ગુજરાતી શબ્દો પણ કહી દઈશ। જ્યારે શેર ફોર ફીચર થાય છે એટલે કે શેર જપ્તી, ગુજરાતીમાં જપ્તી કહો છો, ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે બે કોન્સેપ્ટ ધ્યાન રાખવાના છે। એક શેર ફેસ વેલ્યુ એટલે કે દાર્શનિક કિંમતે ઇસ્યુ થયો હોય અને શેર જપ્ત થાય છે, અથવા શેર પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ થયો હોય પણ પ્રીમિયમની રકમ મળી ગઈ હોય અને પછી શેર ફોરફિટ એટલે કે જપ્ત થાય છે, એનો કેસ શું? અને જ્યારે શેર પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ થયો હોય, પ્રીમિયમ ના મળ્યું હોય અને શેર ફોરફિટ થાય છે તો એનો ઇસ્યુ શું? પહેલા ફોરફીચર સમજાવું છું અને પછી રીઇસ્યુ બી સમજાવી દઉં છું। હવે આ બંને કેસમાં એન્ટ્રી સેમ જ હોય। એન્ટ્રી શું આવશે? સૌથી પહેલું તો જો પ્રીમિયમ વાળો શેર હોય પણ પ્રીમિયમ મળી ગયા પછી ફોર ફીચર થાય છે તો પ્રીમિયમ છે જ નહીં એવું સમજવાનું। જનરલ ફેસ વેલ્યુ વાળો નોમિનલ વેલ્યુ પર જ શેર ઇસ્યુ થયો છે એવું સમજવાનું। પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ મળી ગઈ હોય તો પ્રીમિયમ છે જ નહીં એવું વિચારવાનું। હવે શેર જપ્તીની એટલે કે ફોર ફીચરની બેઝિક એન્ટ્રી શું છે? તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય। ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ કઈ વેલ્યુથી? કોલ્ડ અપ વેલ્યુ પર શેર, શેર દીઠ મંગાવેલ रकमથી शेयर मूडी खातू उधार થશે, फेस वैल्यू से नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर फ्रॉम द फेस वैल्यू, उसमें प्रीमियम नहीं कंसीडर करता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू में से कितने रुपए अभी तक कंपनी ने मंगवाए हैं उस अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अभी सपोज कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगवाए, फेस वैल्यू 10 रुपए, उसमें से 8 रुपए ही अभी तक मंगवाए, आखिरी कॉल 2 रुपए का बाकी है तो उसको भूल जाओ, 8 रुपए से डेबिट करो। अगर ऐसा है कि कंपनी ने सभी के सभी कॉल मंगवा लिए, બધા જ હપ્તા મંગાવી લીધા છે અને પછી શેર જપ્ત થાય છે તો ફેસ વેલ્યુ દાર્શનિક કિંમતથી મૂડી ખાતું ઉધાર થશે। હવે આમાંથી જે રકમ મળી ગઈ છે, जो अमाउंट मिल गई है वो जाएगी शेर फोर फीचर अकाउंट એટલે કે શેર જપ્તી ખાતામાં, બરાબર। જેટલી રકમ મળી ગઈ છે તે પ્રીમિયમ નહીં, પ્રીમિયમ ભૂલી જાઓ, પ્રીમિયમ સિવાય શેરની ફેસ વેલ્યુમાંથી જેટલી રકમ મળી ગઈ છે એ फोर फीचर ખાતામાં જમા થશે એટલે કે शेर जप्ती खाता में। और जो अमाउंट नहीं मिली है वो जिस चीज की नहीं मिली है उसमें जाएगा। सपोज अलॉटमेंट के नहीं मिले हैं तो अलॉटमेंट, कॉल के नहीं मिले हैं तो कॉल, मंजूरी के हफ्ता जेनी रकम ना मળી હોય એના ખાતે જમા કરવાનું, પ્રીમિયમ છોડી દેવાનું। પણ જો કંપનીએ શેર પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કર્યા છે, પ્રીમિયમની રકમ નથી મળી, प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली है और शेयर फोरफिट हो रहा है तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, जामीनगिरी प्रीमियम खातू उधार थाय तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा।
ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू से मंगावेली रकमथी प्रीमियम जो नहीं मिला है, जो नहीं मिला है वो, मिल गया है उसको भूल जाएंगे, जो नहीं मिला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जामीनगिरी प्रीमियम खाते उधार। टू, जो अमाउंट मिल गई है वो शेर फोर फीचर अकाउंट में यानी कि शेर जप्ती खाताમાં અને જે નથી મળ્યા એ अलॉटमेंट और कॉल, जिसके भी नहीं मिले हैं वो इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो प्रीमियम नहीं मिला है उसके साथ ये अमाउंट लिखी जाएगी। क्लियर? ये हो गई हमारी शेर फोर फीचर की बात, शेर जप्तीની વાત થઈ ગઈ। હવે કંપની આ જ શેર રીઇશ્યુ કરે છે, રીઇશ્યુ એટલે કે ફરીથી બહાર પાડે છે। તો કંપની જ્યારે રીઇશ્યુ કરે ત્યારે નોર્મલી 99% કેસમાં એ પૂર્ણ ભરપાઈ થયેલા તરીકે જ બહાર પાડશે, એઝ ફુલ્લી પેડ અપ, રીइश्यू धिस शेयर एज फुल्ली पेड अप। फिर कितने रुपए में रीइश्यू करते हैं वो तो लिख के दिया होगा। तो इस केस में ध्यान रखना, कंपनी जिस अमाउंट पर ये शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं मतलब वो अमाउंट कंपनी को मिलेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट उधार, जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है उससे। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि नॉर्मली फेस वैल्यू से ही होगी 99.99% केस में। अब यहां पर अगर कंपनी ने फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पर शेयर इश्यू किए हैं, फॉर एग्जांपल 12 रुपए में, तो फेस वैल्यू तो 10 रुपए और यहां पर डेबिट होंगे 12 रुपए, तो 2 रुपए कंपनी ने जो एक्स्ट्रा लिए वो चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, प्रीमियम खाता में। सपोज ऐसा है कि कंपनी ने फेस वैल्यू से कम अमाउंट पर शेयर इश्यू किया है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर कंपनी ने, यहां पर मैं दूसरे कलर की पेन ले लेता हूं, कंपनी ने रीइश्यू किया 7 रुपए में, तो डेबिट साइड पर डिफरेंस आया 3 रुपए का, तो वो यहां पर 3 रुपए यहां पर लिखेंगे, जो कंपनी निकालेगी फोर फीचर से, जामीनगिरी खाता मत जे शेयर जप्ती खातु छे एमांथी रुपया काढी लेशे। तो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, जे डिस्काउंट वाली अमाउंट छे ते जप्ती खाते उधार थशे 3 रुपया ने अहींया 10 रुपया जमा थशे। અને છેલ્લે છેલ્લે शेयर फोर फीचर किए हुए रीइश्यू कर देते, उसके बाद अगर फोर फीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बचता है, अब ये बैलेंस कैसे मिलेगा, तो फोर फीचर की एंट्री में जो आपने क्रेडिट किया है एंड रीइश्यू की एंट्री में जो आपने डेबिट किया है, उन दोनों का अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ फोर फीचर, जिसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो आखिरी एंट्री आएगी फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर। शेयर जप्ती खाते उधार ते मूडी अनामत खाते। जो फोर फीचर नो बैलेंस વધે છે તો, જો કંપની નું फोर फीचर નું કોઈ બેલેન્સ નથી વધતું, मतलब કે કંપનીએ પૂરેપૂરું ડિસ્કાઉન્ટ આપી દીધું છે શેર જપ્તીની રકમ જેટલું, તો પછી ઓબ્વિયસ છે કે શેર જપ્તી ખાતામાં કોઈ જ બાકી નહીં વધે, તો આ છેલ્લી એન્ટ્રી ના આવે। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया, ये आपको शॉर्ट सम में आता है तो भी काम का है और फुल फ्लेज सम में भी काम लगेगा। चलो आ डाउट क्लियर? ओके, હવે यस बोलो मनन। मतलब फोर फीचर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोला, मतलब फोर फीचर की अमाउंट जितना डिस्काउंट। તમને એવું કીધું છે કે શક્ય એટલા વધુમાં વધુ વટાવથી શેર બહાર પાડ્યા, શેર રીઇશ્યુડ એટ અ મેક્સિમમ પરમિસિબલ ડિસ્કાઉન્ટ, તો મેક્સિમમ પરમિસિબલ ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી અમાઉન્ટ ઓફ फोर फीचर, શેર જપ્તીની રકમ જેટલું। मतलब 10 રૂપિયાનો શેર છે, મેં ફોર એક્ઝામ્પલ મનનને ઇશ્યુ કર્યો તો, મનને 6 રૂપિયા મને આપી દીધા હતા, 4 રૂપિયા નથી આપતો એટલે હું એના શેર ફોરફીટ કરું છું। હવે હું એના શેર રીઇશ્યુ કરીશ તો મારે મેઇન ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં હોય, મને 4 રૂપિયા મળી જવા જોઈએ, કારણ કે મારે તો 10 રૂપિયા સાથે મતલબ હતો। જો મનને મને 10 રૂપિયા આપી દીધા હોત તો એના શેર ફોરફીટ કરવાનો જ નતો, એણે મને 6 રૂપિયા આપ્યા, 4 રૂપિયા ના આપ્યા, એટલા માટે તો મેં એના શેર ફોરફીટ કર્યા। તો હવે મારે જરૂર કેટલી છે, 4 રૂપિયાની, તો હવે હું આ 10 રૂપિયાનો શેર ફરીથી ઇશ્યુ કરીશ તો મેક્સિમમ ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું આપીશ, ભાઈ મને પેલા 4 રૂપિયા ખૂટતા હતા એ મળી જવા જોઈએ, તો 10 રૂપિયામાંથી 4 રૂપિયા મારે જોઈએ છે, તો હું 6 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું। હવે આ 6 રૂપીઝ એ કયા, જે મેં આગળના શેર હોલ્ડર પાસેથી લઈ લીધા હતા, એટલે કે फोर ફીચરની અમાઉન્ટ જેટલા। તો મેક્સિમમ પરમિસિબલ ડિસ્કાઉન્ટ मीन्स द अमाउंट ऑफ फोर फीचर। बोलो डन? नहीं, फिर कैपिटल रिजर्व में कुछ बैलेंस ही नहीं बचा ना, अभी तो मैंने कहा
कि अगर फोर फीचर में की पूरी अमाउंट यूज हो गई रीइश्यू करते वक्त, तो फिर फोर फीचर का कुछ बैलेंस ही नहीं बचा, और अगर फोर फीचर का कोई बैलेंस नहीं बचा तो आखिरी एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली नहीं आएगी। ડીપી તારો અવાજ બરાબર નહીં આવતો ડીપી, બહુ આમ પેલું મને એવું લાગે છે કે પેલા એનિમલની પેલી હિરોઈન બોલતી હોય ને એવું લાગે છે. એવું હોય તો ચેટમાં લખ, તારો અવાજ થોડોક પ્રોપર નહીં આવતો. હા બોલ, હા બોલ બોલ. ફોર ફીચર પાર પર કેવી રીતે થાય? રીઇશ્યુ પાર પર થાય, ફોર ફીચર પાર પર થોડી થાય. तो પછી આવશે ને, पार पर કર્યું એટલે 10 रुपया में रीइश्यू કર્યો. देखो शेयर अगर रीइश्यू पार पर किया है या प्रीमियम से किया है, तो मतलब हमने पूरे पैसे ले लिए, ज्यादा पैसे ले लिए, तो फोर फीचर की तो अमाउंट यूज ही नहीं हुई रीइश्यू करते वक्त. तो वो फोर फीचर की जितनी भी अमाउंट है वो पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी. देखो मैंने यहां पर लिखा ना, फोर फीचर का अकाउंट जब फोर फीचर की एंट्री में क्रेडिट हुआ और रीइश्यू में जो डेबिट हुआ उसका डिफरेंस, अभी रीइश्यू में कुछ डेबिट हुआ ही नहीं क्योंकि हमने पूरे पैसे ले लिए, तो फिर जो फोर फीचर का पूरा बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. सर જ્યારે આન્સર શીટ મળે 15 મિનિટ પહેલા તો ફોર્મેટ બનાવી શકીએ, જેમ કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ અને કંપની ફાઇનલ અકાઉન્ટ? જો ગોપાલસિંહ તમે કરી તો શકો છો, પણ અગેન તમને ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ બનાવવાનું આવશે જ, વેપાર ખાતું બનાવવાનું આવશે જ કે નહીં આવે ખબર નથી. 99% હોય, પણ તમને એવા પણ દાખલા છે કે જેમાં સીધો કાચો નફો આપી દીધો હોય અને નફા નુકસાન ખાતાથી શરૂઆત થતી હોય. તો મારું સજેશન એવું કે એને પહેલું અટેમ્પ્ટ જ નહીં કરવું, આ મારું સજેશન છે. તમે અત્યાર સુધી જો એવી પ્રેક્ટિસ રાખી છે ને, જો કોઈ બી સ્ટુડન્ટ એવું છે કે જેણે અત્યાર સુધી એવી પ્રેક્ટિસ રાખી છે कि हमें तो पहला જ फाइनल अकाउंट करिए थे, तो प्रैक्टिस चेंज ना करसो. आपने अभी तक, मैंने हमारे सभी स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि सेक्शन वाइज ही एग्जांपल को अटेम्प्ट करो. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने ऐसा है कि सर मैं तो पहले सेक्शन एफ करता हूं, तो अभी तक वही प्रैक्टिस की है, तो बोर्ड के पेपर में फिर प्रैक्टिस चेंज मत करना, सेम चीज को फॉलो करना. बट टेबल ड्रॉ करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि टेबल कौन से आएंगे, 99% तो ट्रेडिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आएगा, फिर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होगा या नहीं आपको नहीं पता है, तो फिर टेबल ड्रॉ करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अगर आपने ड्रॉ कर दिया और फिर बाद में कैंसिल किया, अक्सर ये तो नहीं आया, तो पहले ही पेज से पेपर चेकर के ऊपर ये इंप्रेशन जाएगी कि आपकी सप्लीमेंट्री में चेक होगी. तो ये मेरा सजेशन रहेगा. मिली ने एक डाउट पूछा है, पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, किसमें पर ये एडमिशन रिटायरमेंट क्या बोल रहे हो? एडमिशन में पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला पॉइंट, इसका एग्जाम्पल मैंने करवाया, मैं यूट्यूब पर भी ऐसा होगा तो रख दूंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं लास्ट में आंसर कर देता हूं मिली को. एडमिशन में प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट, अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं वो लास्ट में करवाता हूं. पहले अगर आपके छोटे छोटे डाउट्स है तो उसको मैं सॉर्ट आउट करवा देता हूं. चलिए, और डाउट मिली आप लास्ट तक रहना. यस ऋषि प्रकाश, हाँ बोलो. हम्म 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 वो हो सकता है, वो एक्चुअल देखो, हाँ डांटेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बस यही होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट सकते हैं, ठीक है, पर मतलब सबके सामने दिखावे की तरह नहीं करना चाहिए, फटाफट करके रख देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल आपका टाइम शुरू होगा तो बोलेंगे कि भाई अब आप लिखना शुरू करो. आप थोड़ा पहले से एडवांस में काम कर रहे हो, मैंने कहा कि ये स्मार्ट वर्क है, तो स्मार्ट वर्क में ये भी ध्यान रखना है कि दूसरों की नजर ना आ जाए, चोरी नहीं कर रहे हो. और अगर देख लेते हैं जोनल अधिकारी तो आपको वो कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है, सब लोग ध्यान रखो वगैरह वगैरह. आपका ऐसा नहीं करेंगे, चल तू एग्जाम से बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे. ओके सर, सॉरी सर, નથી ખબર સર, એવું કહી દેવાનું, બરાબર. આપણું કામ થઈ જાય એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણો જે પણ 2-3 મિનિટ બચે છે એટલું તમને વધારે ફાયદો છે. ऐसा तो होगा नहीं कि इससे आपका आधा घंटा बच जाएगा, पर जो भी 1-2-3 मिनट बच जाते हैं अच्छा रहेगा. चलिए, और कोई क्वेरी, कंफ्यूजन? यस बोलो, हाँ बोलो. પાર્ટનરનો કયા ફોર્મમાં, એટલે આખું સેન્ટેન્સ કે કોઈ વાંચો ને તમારી પાસે જે ડાઉટ હોય એમાં, જે ક્વેશ્ચનમાંથી તમે પૂછી રહ્યા છો. एक्चुअली में पार्टनर का एक्सपेंस ऐसा कोई नहीं आएगा, असेट पार्टनर, लायबिलिटी, ऐसा कुछ होगा एडमिशन में,
इसलिए आप मुझे एग्जाम्पल, आप जो भी एग्जाम्पल में से डाउट पूछ रहे हो उसका सेंटेंस पढ़ के बताओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके माइंड में कोई डाउट जनरेट हुआ ना तो आप ये पूछ रहे हो, बट ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली वो एग्जाम्पल के अंदर ऐसी कोई सिचुएशंस होती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई अननेसेसरी डाउट में उलझ जाओ। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसी कोई चीज है। हाँ बोलो। ओके, ये कौन से चैप्टर का डाउट आपने पूछा है? कौन सा एग्जाम क्वेश्चन नंबर? ओके, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन। अभी देखो, पर्सनल एक्सपेंस है, वो फॉर्म ने पे कर दिया है। अब ये पर्सनल एक्सपेंस है तो उसका ड्राइंग हो गया पार्टनर का, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, नोट डाउन कर देना, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। और फॉर्म ने गलती से पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया है, जो कि फॉर्म ने एज एन एक्सपेंस दिखा दिया, जो कि गलत है। तो जो आप सबसे पहला अकाउंट बनाओगे उसमें क्रेडिट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमारा बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें क्रेडिट कर दोगे। दो एंट्री होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि इसमें फायदा हुआ फर्म को। फायदा यह हुआ कि एक्चुअली में पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस था, फर्म का एक्सपेंस नहीं था, बट गलती से फर्म ने अपने एक्सपेंस में लिख दिया है, तो उसको निकालेंगे, एक्सपेंस डेबिट साइड होता है तो उसको निकालने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए नेक्स्ट। देखो 2 4 5 लोग ही फिक्स डाउट पूछते हैं, इतने सारे में से 2 4 को ही डाउट होता है क्या? अगर ऐसा है, अभी देखो मैं तो आपकी शकल भी नहीं देख रहा हूं, तो शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, जेन्युइन डाउट पूछना। यस मानसी। શેની પણ ભાગીદાર પ્રવેશ કરે છે, ગણતરી આખું ચેપ્ટર જ ગણતરી કરવાની છે। હા। હમ। હા, તો એ એડમિટ ભાગીદારનો પ્રવેશ આખું પ્રકરણ થયું, એમાં હવે તમે શેની ગણતરીની વાત કરી રહ્યા છો? હમ। પણ શું, પણ એનું શું? હા, પાઘડીનું, હા એ તમે પાઘડીની માટે વાત કરો છો, તો એ તો પાઘડી લાવશે। હવે જો પાઘડી માટે કહી દઉં, જો ગુજરાતી મીડિયમની સ્ટુડન્ટ લાગે છે માનસી, સૌથી પહેલા તો હું તમને એક વસ્તુ ખાસ સજેસ્ટ કરી દઈશ કે આખું ચેપ્ટર નંબર 5 ભાગીદારના પ્રવેશનું એક સંપૂર્ણ રિવિઝન વાળો વિડીયો મેં યુટ્યુબ પર મૂકેલો છે, ફ્રીમાં જ છે, ખાસ જોજો। એની અંદર મેં ડિટેલમાં થોડુંક વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું છે। અહીંયા હું તમને તમારા ડાઉટનો આન્સર આપી દઉં કે જ્યારે નવો ભાગીદાર પ્રવેશ કરે છે તો ઓબ્વિયસ છે કે એ જે પાઘડી લાવશે, હવે પાઘડી રોકડમાં લાવી શકે છે અથવા રોકડમાં ન પણ લાવે, બે અલગ અલગ સિચ્યુએશન્સ હોઈ શકે છે। તો જે ભાગીદાર, નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ લાવે છે એને જે જૂના ભાગીદારો છે લોકો એમના ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચશે। હવે ત્યાગનું પ્રમાણ કેવી રીતે શોધવાનું, તો એ ચેપ્ટર નંબર 4 માં જ આવી ગયું છે। સૂત્ર બોલો તો ત્યાગના પ્રમાણનું। જૂનો માઇનસ નવ, જૂનું પ્રમાણ માઇનસ નવું પ્રમાણ, તો એમાં તમને ત્યાગ મળે। જો આ સૂત્ર મૂકીને જવાબ પોઝિટિવ આવે ને તો ત્યાગ કહેવાય, કારણ કે એક બે એક્ઝામ્પલ એવા બી છે કે તમે ત્યાગનું સૂત્ર મૂકો અને લાભ થાય તો એ ભાગીદારને પણ પછી પાઘડી જે છે એ આપવી પડે। એ પ્રવેશ અને નિવૃત્તિ બંનેવાળા પ્રકરણમાં આ વસ્તુ આવતી હોય છે। એટલે તમારે આ સૂત્ર મૂકી અને જે ત્યાગનું પ્રમાણ આવે એ પ્રમાણમાં આ બંને ભાગીદાર, જે નવો ભાગીદાર પાઘડી લાયો છે એને વહેંચશે। હવે એની એન્ટ્રી શું થાય તો એ ડિપેન્ડ કરે છે કે રોકડમાં લાયો છે કે રોકડમાં નથી લાયો, એની એન્ટ્રી અલગ અલગ છે। પણ મેઇન વસ્તુ શું થશે કે નવો ભાગીદાર જે પાઘડી લાવવાની થાય છે એના પ્રમાણમાં, એને જે એક્ઝામ્પલમાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું હશે, એટલે કે આટલા પ્રમાણથી એને ભાગીદાર પેઢીમાં પ્રવેશ આપ્યો છે, કાં તો એવું હશે કે કેટલી પાઘડી લાયો એ ડાયરેક્ટ કહી દીધું હશે, અથવા એનું પ્રમાણ આપ્યું હશે કે 1/5 ભાગથી નફા પેઢીમાં એને પ્રવેશ આપ્યો છે, તો એની 1/5 ભાગની પાઘડી કેટલી થાય છે એ જોઈશું। અને એ પાઘડીને પછી જે જૂના ભાગીદારો છે એ બંનેની વચ્ચે એમના ત્યાગના પ્રમાણમાં, સેક્રિફાઈસ રેશિયો ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટ, એના પ્રમાણમાં વહેંચીશું। હવે જો રોકડમાં લાયો હશે તો કેશ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થવાનું થશે, અને રોકડમાં નથી લાવતો તો એ નવા ભાગીદારના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થશે। અને ક્રેડિટ જે છે એ તો બંને ઓલ્ડ પાર્ટનર્સ એટલે કે જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ એમના ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચાઈ જશે। તેમ છતાં
આટલું જ શોર્ટમાં ખબર પડે એવો નથી કોન્સેપ્ટ, કારણ કે બહુ બધા કોન્સેપ્ટ એની અંદર કનેક્ટેડ છે. તો એની માટે હું ખાસ સજેશન આપીશ કે હજુ તમારી પાસે ઘણો બધો સમય છે. લગભગ 1.5 થી 2 કલાકનો વિડીયો છે ભાગીદારના પ્રવેશનું સંપૂર્ણ રિવિઝન. એમાં મોટા દાખલાઓની પણ હિન્ટ આપી દીધેલી છે, સમજાયેલા પણ છે આખા સોલ્વ કરીને. તો એનાથી તમને આ પાઘડીના દરેક અલગ અલગ જે પોસિબિલિટી છે એ સમજાવ્યું છે, દાખલાના હવાલા શું ટ્રીટમેન્ટ આવે સમજાવ્યું છે. તો જરા 1.5-2 કલાક આપી દેજો. 2 દાખલા પૂછાવાના છે પાછા પ્રવેશના, તો તમારા 8 + 8 16 માર્ક કન્ફર્મ થઈ જશે. તો એ એક જરા ધ્યાનથી જોઈ લેજો એટલે વધારે ક્લિયર થઈ જશો. તેમ છતાં મેં તમને સમજાવ્યું તો ખરું, પણ મેં કીધું એમ કે આ કોન્સેપ્ટ થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ છે, તો એ વિડીયો જોશો તો તમને વધારે ક્લિયર થશે. એક મિનિટ, હવે સાનિયા મલેક સર સેક્શન ઈ અને એફમાં ટોટલ ના મારીએ તો કેટલા માર્ક્સ કપાય? દેખો આ પાછું પેપર ચેકર પર ડિપેન્ડ છે, પણ ટોટલ કેમ ના મારો? તમારે ટોટલ કરી જ દેવાનું હોય. હવે કોઈ ભૂલ હોય તો તમે ટોટલ ના મારો. તો એ કેસમાં પેપર ચેકર પર ડિપેન્ડ છે. જો તમારી બીજી કોઈ ભૂલ નથી, બધું જ સાચું છે અને ટોટલ ના કર્યું હોય તો 1-1 માર્ક જેવા કટ કરે. જો કે કોઈ લોજિક નથી કે તમે બધી જ સાચી એન્ટ્રી કરી હોય તો ટોટલ ના કરો. હવે કોઈકને કોઈક એન્ટ્રી ખોટી છે એના લીધે ટોટલ નથી કરતા, તો પાછું ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે કઈ એન્ટ્રી ખોટી કરી છે કે સ્કીપ કરી છે કે ભૂલ થઈ છે, અને એની આગળ કેટલી ઇફેક્ટ જાય છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારા માર્ક્સ કેટલા કટ થઈ શકે છે. સાન્યા, તો એમાં ફિક્સ ના કહેવાય કે ટોટલ ના કર્યું એટલે મારો તો 2 માર્ક કટ થવા જોઈએ. તમે વધારે ભૂલ કરી હોય તો વધારે 2 માર્ક કટ થાય, કોઈ ભૂલ ના હોય તો 1 જ માર્ક પણ કટ થાય. તિથુ, પાર્ટનરશિપ ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં લોન ઓફ કૃપા ફ્રોમ 1 જુલાઈ 20 અમાઉન્ટ 1 લાખ કઈ રીતે સોલ્વ કરાય? ઓકે, લોન ઓફ કૃપા પાર્ટનર છે કે નહીં પહેલા એ જોઈ લેવાનું ખાસ ધ્યાનથી. તમે મને એક્ઝામ્પલ નંબર કેવું કશું નથી કીધું એટલે હું તમને એક જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દઉં છું કે કેવી રીતે કરવાનું. કે જો કૃપા પાર્ટનર છે અને લોન પરનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નથી આપ્યો તો 6%. 6% પ્રમાણે 1 લાખ લોનની રકમ છે જે તમે અહીંયા કીધું છે, અને 1/7/2020 તારીખ આપી છે. એટલે હું માની લઉં છું કે હિસાબી વર્ષ જે છે એ 31 માર્ચ 2021 પૂરું થતું હશે. તો અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન તમને બતાવી દઉં, બધા જ અહીંયા બોર્ડ પર ધ્યાન રાખશે. 1 લાખ રૂપિયા અમાઉન્ટ ઇન્ટુ 6% ઇન્ટુ 1 जुलाई डेट આપી છે, તો 1 जुलाई से लेके 31 मार्च मतलब 9 मंथ हुए. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ, तो इंटू 9/12, तो 4500 टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए. अभी एग्जाम्पल में ये देख लेना है कि क्या ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हुआ है. अगर ऐसा है कि 1500 रुपए दिए हुए तो सिर्फ 3000 से इफेक्ट आएगी. अगर कुछ ना बोला तो 4500 की 2 इफेक्ट पास करनी पड़ेगी. अगर पार्टनर ना हो कृपा तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और तो ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. ठीक है, चलो सर 4 एंट्रीज थी 1 मार्क મળે ને? યસ ઋષિ પ્રકાશ, 4 સાચી એન્ટ્રીનો 1 માર્ક. પણ ડિપેન્ડ કરે છે કે એક્ઝામ્પલમાં કેટલી એન્ટ્રી છે. કદાચ ઓછી એન્ટ્રી વાળો એક્ઝામ્પલ પૂછ્યો હોય તો 3 પણ 1 માર્ક મળે. વધારે એન્ટ્રી છે તો 5 પણ 1 માર્ક મળે. એ ડિપેન્ડ કરે છે. આઈડિયલ સિચ્યુએશન 4 1 હોય છે, પણ એક્ઝામ્પલ કદાચ મોટો નાનો થયો તો એના પ્રમાણે બોર્ડવાળા એ ચેન્જ કરી શકે છે. સર ટેક્સ્ચ્યુઅલ એમસીક્યુ અને વીએસક્યુ કરી લીધા છે, પણ વધારેના એमसीक्यू અને वीएसक्यू ક્યાંથી કરવાના? देखो सबसे पहले तो जो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो टेक्स्ट के तो करने ही चाहिए, बेस्ट है. इसके अलावा क्या क्या चीजें प्रिपरेशन करनी चाहिए आप ध्यान से सुन लो, और लास्ट मोमेंट पर एटलीस्ट क्या चीज देख के जाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूं. टेक्स्ट के तो एमसीक्यू वीएसक्यू आप करोगे ही करोगे. इसके अलावा पास्ट पेपर्स मैंने चैप्टर वाइज आपको पास्ट बोर्ड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, चैप्टर वाइज, जिसके अंदर जो भी चैप्टर में से जो भी सेक्शन का आता है, जिसमें से एमसीक्यू वीएसक्यू आता है, वो सी डी ई एफ, जिसमें से जो भी आता है चैप्टर वाइज कब का दिया हुआ है. जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पूरा सॉल्व भी कर दिया है. कब का? दिसंबर से पहले की बात है ये. तो जिन्होंने भी अगर ना दिखा हो तो ये बोर्ड के पास्ट चैप्टर्स के एमसीक्यू वीएसक्यू कर लो. चैप्टर वाइज देखना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा. इसके बाद जो बोर्ड का लेटेस्ट मॉडल पेपर है, જે માત્ર ગુજરાતી ભાષામાં જ આપેલું मॉडल पेपर आ 2024 ની एग्जाम માટે, उसको हमने स्पेशली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दिया है. कब का दिया है? ये भी दिसंबर जनवरी महीने की बात है, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया है. पर ये 2024 का जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने दिया है उसको खास अच्छे से रिफर कर लेना. ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ પણ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ પણ, બરાબર, બંને ગ્રુપમાં મેં શેર કરેલું છે. તો એ પેપર બહુ જ હાઈ પોસિબિલિટી વાળું છે, હાઈ પ્રાયોરિટી વાળું છે. એ પેપર જેણે કરી લીધું ગમે તે થાય ફેલ તો ના થાય સ્ટુડન્ટ.
40-50 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स तो एज इट इज मिल जाएंगे, प्लस पास्ट बोर्ड के क्वेश्चंस के एमसीक्यू वीएसक्यू देख लो। इसके अलावा मैं आपको एक ये स्ट्रॉन्ग सजेशन भी दूंगा कि मार्च 2022 का जो पेपर है ना उसको भी अच्छे से कर लेना। सर ऐसा क्यों, 22 के प्रति आपका ज्यादा लगाव क्यों है? तो आपकी ये जो नई पेपर स्टाइल है ना, वो इससे पहले 2022 में कोविड के बाद जब पहली बोर्ड की एग्जाम हुई थी ना, तब सेम यही पेपर स्टाइल अप्लाई की गई थी। फिर 2023 में फिर से चेंज कर दिया था, और 2024 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वाइज जो पेपर स्टाइल की है वो मार्च 2022 का बोर्ड का जो पेपर था वही वाली है। तो मार्च 2022 का पेपर एंड गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने जो मार्च 2024 का मॉडल पेपर दिया है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ ये लेक्चर में थोड़ा एक जस्ट मिनट एक क्लैरिफिकेशन, ये लाइव लेक्चर में कई बार वीडियो स्टिक हो रहा है क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पर ये सारी अरेंजमेंट की है, और यहाँ पर थोड़ा अभी टेक्निकल इश्यू भी है नेट की वजह से, तो आपको थोड़ा बहुत चिपकेगा, बट हमारा ऑनेस्ट कोशिश ये है कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिल सके, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट। मैंने इंग्लिश में मैंने अभी आज सुबह भी भेजा, पहले भी भेजा हुआ है, आज सुबह भी भेजा है, फिर से भेज दूंगा। ओपन ग्रुप में जो हमारा जनरल ओपन ग्रुप है उसके अंदर मैंने ये मॉडल पेपर दिया हुआ है। गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટ છે તો મોસ્ટલી કર્યા જ હશે, કારણ કે ગુજરાતી ભાષામાં જ હતા। બોર્ડવાળા બધું જ નોટિફિકેશન, બધું જ જે ઇન્ફોર્મેશન છે ગુજરાતીમાં જ આપે છે। ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા સ્ટુડન્ટ છે માટે અહીંયા થોડુંક પ્રોબ્લેમવાળી વાત છે। હવે આખા પેપરને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરવું ને એ બહુ જ મોટું કામ છે। એના લીધે મેજોરિટી ક્લાસીસ કે સ્કૂલ કોઈનું નેગેટિવ નથી કહેતો, પણ એ નથી આપ્યું, મને ખબર છે। જ્યારે આપણે આ વસ્તુ ક્યારની આપી હતી, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હું ફરીથી મોકલી આપીશ, એટલા માટે આને ઇગ્નોર ના करसो बस। मार्च 2022 का मॉडल पेपर गलती से भी इग्नोर नहीं करना है, और सभी सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना, नॉट ओनली फॉर अकाउंट, उसके बाद के भी सभी पेपर में मॉडल पेपर जो बोर्ड का दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिकेशन ने बना दिया है मॉडल पेपर, वो आप करो ना करो वो आपकी मर्जी, गुजरात एजुकेशन बोर्ड का मॉडल पेपर जरूर से कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई थी करवा, ये तो क्याરના આપી દીધા છે ઋષિ પ્રકાશ, ઓબ્વિયસ છે। હવે કાં તો મેં ગ્રુપમાં મોકલી દઈશ, કાં તો તમે જ્યાં પરથી પણ કરતા હશો તો ત્યાંથી આપ્યા જશે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન્સ। આ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટિંગથી જ સોલ્વ કરવાના હોય। ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણા બધા સ્કૂલ ક્લાસ એ પ્રેક્ટિસ કરતા છેક છેલ્લે સિલેબસ પૂરો થઈ જાય ને પછી આપણે બોર્ડના પેપર સોલ્વ કરીશું, ધેટ ઇઝ રોંગ। ચેપ્ટર વાઇઝ પહેલું ચેપ્ટર પૂરું થયું ને તો અત્યાર સુધી જેટલા પણ પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચનમાં ચેપ્ટર 1ના જેટલા ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા ને અટેમ્પ્ટ કરી જ નાખવા જોઈએ। જે અમારા સ્ટુડન્ટ છે એમને ખબર છે, પહેલું ચેપ્ટર જ્યારે પૂરું થયું, લાસ્ટ યરની વાત છે, જ્યારે એપ્રિલ મે મહિનામાં તરત ને તરત એના પાસ્ટ બોર્ડના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી જ નાખવાના હોય। તમે કોઈ બી ચેપ્ટર ભણો છો, આગળના સ્ટડી માટે બી આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, એટલા માટે કહું છું કે તમે જે ચેપ્ટર કર્યું છે તો એમાં બોર્ડમાં કેવું પૂછાય છે તમને તરત જ ખબર પડી જાય અને પ્રેક્ટિસ બી થઈ જાય। તેમ છતાં હું ફરીથી મોકલી આપીશ। हमने गाला करावी है बट नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये थोड़ा अभी जहां से भी आपने किया है कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को छोड़ के आप गाला के पेपर सॉल्व करो, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी क्या एक्सक्यूज दिया होगा आपके टीचर्स ने कि ये गाला के मॉडल पेपर है तो वो लेटेस्ट पेपर स्टाइल के हिसाब से है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसकी तो पेपर स्टाइल अलग है। अरे भाई पेपर स्टाइल अलग है, चैप्टर्स थोड़ी अलग है, तो क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ पेपर स्टाइल चेंज हुई है, अंदर का कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। तो बोर्ड वाले ऐसा नहीं करेंगे नहीं अभी तक पास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे ना वो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पेपर स्टाइल चेंज किया। भाई सिलेबस चेंज हो जाता है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कोई काम के नहीं होते, बेकार हो जाता है अगर वो चैप्टर नहीं है सिलेबस में तो, बट आपका तो सिलेबस एज इट इज है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए सभी पेपर में, नॉट ओनली फॉर द अकाउंट, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। चलिए हाँ बोलो। શું કહે છે તારો યાર અવાજ, મને ખબર નહીં ડીપી કેમ યાર આવું તે કરે છે તારો અવાજ। ઓકે, હમ, હા જો પાર્ટનરશિપના ફાઇનલ અકાઉન્ટ કરો છો અને એક્ઝામ્પલમાં પાર્ટનર્સના કરંટ અકાઉન્ટ આપ્યા હોય તો જ કરંટ અકાઉન્ટ બનાવવાના આવે, બરાબર। પાર્ટનરના કરંટ અકાઉન્ટ આપ્યા જ નથી तो પછી ऑब्वियस है कि सिंपल कैपिटल अकाउंट ज आवे, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम अप्लाई होगी और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं और उसमें भी कोई एडजस्टमेंट है या एग्जांपल में स्पेसिफिक बोला है कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बनाना है। सिर्फ ऐसा है कि पार्टनर के करंट अकाउंट है, बाकी कोई एंट्री नहीं आ रही, कोई ट्रीटमेंट नहीं आ रही है, तो उस केस में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो असेट साइड पर लिख दोगे,
क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड पर अगर बोला है करंट अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस या ऐसा कुछ, तो ऑब्वियस है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कोई जो भी स्पेसिफिक पार्टनर है उसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। બે જણનો અવાજ આવ્યો, ફરીથી એક એક કરીને બોલો. હા બોલો. ફરીથી અવાજ તારો નથી બરાબર આવતો. હા ચાલે. જો નરેશનમાં તમે કંઈ પણ લખી શકો છો. एक चीज ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ी गलती कर देते हैं. अगर एग्जाम्पल में स्पेसिफिक बोला है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर नरेशन लिखनी नहीं है, टेंशन ही गया. पर ऐसा कुछ ना बोला हो तो नरेशन बाय डिफॉल्ट लिखनी होती है. जर्नल एंट्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय नरेशन. अब नरेशन में उस एंट्री रिलेटेड आप कुछ भी चीज लिख दो, 1 या 2 लाइन में शॉर्ट में लिखो चलेगा, लिखना जरूरी है. पेपर चेकर उसको पढ़ने नहीं वाला है. नहीं लिखा होगा तो मार्क्स कट करेगा, लिखा होगा तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले. ठीक है, तो नरेशन लिखनी है, प्रोवाइडेड कि ऐसा बोल दिया है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड. वो पार्ट 2 के चैप्टर 1 में हो सकता है, पार्ट 2 के चैप्टर 2 में हो सकता है, पार्ट 1 के चैप्टर 7 में हो सकता है. बोल दिया हो नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो छोड़ दो नरेशन को. ठीक है, चलिए. और अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो मिली का जो डाउट था उसके ऊपर हम चाहते हैं. जिनके भी डाउट हो गए हैं, जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट बीच में, जिनके भी डाउट सॉल्व हो गए हैं या अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है और वो ये लाइव लेक्चर को स्किप करना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट तक जुड़े रहना है, मेरे साथ जुड़े रहो, इतना लाइक करो, इतना कमेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आपकी बोर्ड की एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके डाउट सॉल्व हो गए, यू कैन लेफ्ट द लेक्चर एंड कंटिन्यू विथ योर स्टडी. हाँ, एक बात ये बता देता हूँ कि 12th के बाद अगर किसी को भी कॉलेज सेक्शन में या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है. आपकी जो एग्जाम है वो खत्म होने के बाद इमीडिएटली उसकी बैच शुरू होने वाली है. ऑफलाइन मोड में रहेगा, ऑनलाइन लाइव मोड में रहेगा और एप्लीकेशन मोड में रहेगा. तीनों ही मोड पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन रहेगा और ये एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है जिसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो और इंटरेस्ट हो तो जुड़ सकते हो. ठीक है, चलिए आपके डाउट पे जाते हैं, बोलिए. हाँ, मैंने बोला ना कि अगर एग्जाम्पल में नीचे बोला है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऐसा स्पेसिफिक बोल दिया है जिसमें P&L करंट अकाउंट का मेंशन किया ही नहीं है, तो भले ना करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, मैंने बोल दिया कि डेबिट बैलेंस को असेट साइड पर और करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड पर लिख दोगे. लिखा ना हो, अगर देखो लिखा ना हो तो सर, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने टेबल ड्रॉ कर दिया, करंट अकाउंट का टेबल बना दिया, अभी करंट अकाउंट का टेबल बना दिया पर उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आए, कोई बात नहीं, उसको टोटल बैलेंस को क्लोज तो करोगे ना, वो अकाउंट बनाया तो टोटल करके बैलेंस ढूंढोगे, वो अल्टीमेटली सेम बैलेंस आएगा जो अगेन बैलेंस शीट में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा. तो टेबल बना देते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, नहीं बनाया तो सीधा लिख देना. बना दिया है और कोई और इफेक्ट नहीं आ रही है तो भी वो अकाउंट को तो आप क्लोज करोगे ही, टोटल करके बैलेंस आएगा, उसको सेम डेबिट बैलेंस को असेट साइड, क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड शिफ्ट कर दोगे. और अगर दूसरी एंट्री आ रही है तो एंट्री कर देने के बाद टोटलिंग बैलेंसिंग करोगे और वो बैलेंस को जो भी आता है बैलेंस शीट में तो वैसे भी शिफ्ट करना ही होता है. चलिए, और चलिए सभी के डाउट सॉल्व हो गए हो तो मुझे याद है फाइनली मिली ने एक बड़ा डाउट पूछा था, उसका कुछ डाउट था जो मैंने कहा था कि लास्ट में समझाता हूं. यस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बारे में. एम आई राइट मिली? મિલી સંભળાતું હોય તો અનમ્યુટ કર. યસ, ઓકે. અને ગુજરાતી મીડિયમ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ મિલી, એટલે હું એ લેંગ્વેજમાં સમજાવું. इंग्लिश मीडियम, ओके. चलो, प्रपोर्शनेट कैपिटल, अभी इसमें क्या हो सकता है, ये चीज आपको एडमिशन वाले चैप्टर में भी और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में दोनों में काम लगती है. प्रपोर्शनेट कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि क्या हो गया, हाँ, आपको ये बोला होगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, दो चीजें ध्यान रखनी है. एक, पहला न्यू P&L रेशियो,
या तो दिया होगा या तो ढूंढना होगा, न्यू पी एंड एल रेशियो, और दूसरी चीज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एंट्रीज। आफ्टर ऑल एंट्रीज, सारी एंट्रीज पास कर देते हो, उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढते हो ना, तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढ लोगे। अब आपके पास प्रोपोर्शन तो है, पी एंड एल रेशियो ढूंढ लिया है, ठीक है। सपोज ऐसा है 3:2:1, जिसमें ये वाला न्यू है, और आपने ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ढूंढ लिए दोनों पार्टनर के, जिनका शेयर है ये 3:2, यानी कि 5, 3+2। तो आप ऐसा प्रपोर्शन रखोगे भाई 5 रेशियो के लिए कैपिटल फॉर एग्जाम्पल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दोनों के कैपिटल का बैलेंस 5 लाख, तो ये न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1, तो 1 के लिए उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 लाख रुपए ये न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको एग्जांपल में ये भी बोला हो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखनी है और 1 लाख का बैलेंस भी रखना है, तो दोनों पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो प्लस 1 लाख और ऐड कर देना है, या ऐसा कुछ बोला हो तो। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा बोलेंगे कि न्यू पार्टनर के या न्यू रेशियो में, या न्यू पार्टनर जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, या जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में मेंटेन करनी है। तो उस केस में आप ये चीज ध्यान रखोगे कि न्यू रेशियो पहले ढूंढ लोगे, बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढ लोगे, और फिर वो दोनों ओल्ड पार्टनर का शेयर, दोनों के शेयर का टोटल, उसके लिए दोनों की कैपिटल इतनी, तो न्यू पार्टनर का शेयर इतना है तो उसके लिए कैपिटल कितनी, वो रखोगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। अगेन इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि इसका सुपर रिवीजन सेशन 2.5 आवर का है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, पर उसको आप जरूर से देख लो, एडमिशन वाले चैप्टर का, उसके अंदर ये चीज भी और बाकी की सारी एंट्रीज भी अच्छे से समझाई है, क्योंकि इसमें 8+8 16 मार्क्स का वेटेज है, तो अगर वो आप देख लोगे तो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। सानिया ने एक डाउट पूछा है, सर ब्लैक बॉल पेन यूज करा है एग्जाम में, मेन टॉपिक लखवा एंड सेक्शन નું હેડિંગ મારવા ના, સ્ટાર્ટિંગ માં તો કીધું બેટા એક જ કલરની પેન યુઝ કરવાની, મોડલ પેપર તમને મોકલેલું છે બોર્ડે, એની અંદર આ વસ્તુ લખેલી છે, पेन पेंसिल स्केल, पेन ब्लू पेन पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना है, ये चीज लिखी हुई है। चलो मिली, ख्याल आयो कि हजू कोई कंफ्यूजन के बीजा कोई स्टूडेंट है? ओके सर थैंक यू, ओके हाँ बोलो। ना ना ए एमसीक्यू जे मोकल्या છે ને એ ચેપ્ટર વાઇઝ એમસીક્યુઝ છે, पास्ट पेपर्स में चैप्टर वाइज पेपर्स सेपरेट आपेला है, लाइक चैप्टर 1 पार्ट 1 का चैप्टर 1, तो उसमें अभी तक जो भी सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो, फिर उसके अंदर सेक्शन सी आता है चैप्टर 1 में, तो सेक्शन सी में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में वो, फिर चैप्टर नंबर 2 है फाइनल अकाउंट, तो उसमें तो ए बी सी डी कुछ नहीं है, सिर्फ एफ है, तो एफ में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए वो है। फिर चैप्टर 3 है गुडविल वाला, तो एमसीक्यू वीएसक्यू एंड सेक्शन डी, तो अभी तक जितने भी सेक्शन ए में गुडविल में से आए हैं, फिर उसके नीचे सेक्शन बी में अभी तक जो भी 8-9 पेपर है उसके जो भी क्वेश्चंस है वो, और सेक्शन डी का क्वेश्चन अभी तक जितना है, उस तरह से चैप्टर वाइज सारे के सारे सेपरेट है। हाँ ओके चलिए, तो यहाँ पर कोई डाउट आई थिंक अभी मिस नहीं है, तो मैं यहाँ पर लाइव लेक्चर को एंड करता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम इसमें ना जाए और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग फोकस कर सको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, साहस इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे सभी की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से बेस्ट विशेष आपके साथ ही है, और मैं भगवान से भी ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि सभी स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और वैसे भी बोर्ड ने पेपर स्टाइल इतनी बढ़िया कर दी है कि फेल तो वैसा भी कोई नहीं होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।